नमस्कार दोस्तों और आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस YouTube चैनल लिटरेचर लवर्स में। और मैं एकेएस राजवीर। दोस्तों मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पहला वीडियो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखिएगा जरूर, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझेंगे और इसके बाद जब आप दूसरे वीडियो को समझेंगे यानी कि इस वाले वीडियो को, तो आपका जो सीक्वेंस है वो बहुत ही बेटर होगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल वाली होगी दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने पिछले वीडियो में जो कवर किया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो स्लाइड्स ये थी और आपसे लास्ट में मैंने प्रॉमिस किया था कि अपकमिंग क्लास में मैं आपके लिए क्लासिकल पीरियड को कवर करूंगा। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में क्लासिकल पीरियड कवर करने वाला हूं और आपको बता दूं कि अगर क्लासिकल पीरियड को आप नियो क्लासिकल के साथ समझ रहे हैं तो गलत है। नहीं, वो नियो क्लासिकल नहीं, और अगर आप क्लासिकल पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड समझ रहे हैं तो भी आप गलती कर रहे हैं। वो भी नहीं दोस्तों, ये क्लासिकल पीरियड है क्या, ये मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी की पेड क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहें तो यस आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन में आपके है। अब दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये जो क्लासिकल पीरियड है इसको मैंने कल आपको बताया था दोस्तों कि हम इसे बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने होमर, ओविड, वर्जिल, हॉरेस तो ऐसे नेम्स आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये है क्या। एक्चुअली आज ये समझ में आ जाएगा कि ये है क्या और ये लोग कहां से आ गए, किस पीरियड से आए और फिर इंग्लिश लिटरेचर आपका कैसे बिगिन हुआ। दोस्तों इस चीज को समझ लीजिए। होमरिक और हीरोइक पीरियड जो मैंने कल भी ऐसे ही आपको बताया था, देन क्लासिकल ग्रीक पीरियड और क्लासिकल रोमन पीरियड और इसके बाद पैट्रिस्टिक पीरियड। अब दोस्तों मैं चलूंगा इससे आगे वाली स्लाइड में। पिछला वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिए अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया वाली इंफॉर्मेशन जो दोस्तों लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पड़ा हुआ है। बात करते हैं दोस्तों क्लासिकल पीरियड की। तो हम क्लासिकल पीरियड को कुछ ऐसे समझते हैं, यानी कि जो पहले का समय है, लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ, यानी कि जो लिटरेचर का बिगिनिंग है लिटरेचर की, वो कैसे हुई और कहां से हुई दोस्तों। तो जब मैंने अभी आपको बताया कि क्लासिकल पीरियड को हम बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो क्लासिकल पीरियड का पहला पार्ट है ये संबंधित है, एसोसिएटेड है किसके साथ, होमर के साथ। और अगर आपने दोस्तों होमर का नाम सुना है तो होमर के 2 वर्क्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो याद रखिएगा, इलियाड एंड ओडिसी। ये दोस्तों 2 एपिक पोयम है किसकी, होमर की। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इस पीरियड का नाम होमरिक और हीरोइक पीरियड क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों ये जो इलियाड एंड ओडिसी है ये 2 हीरोइक फिगर्स के बारे में है। अगर आपने कभी ट्रॉय मूवी देखी है तो ट्रॉय मूवी में एक कैरेक्टर है एक्लीस गाइस, एक्लीस। एस्किलस और एक्लीस में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक्लीस एक ग्रीक वॉरियर है और एस्किलस एक ग्रीक ट्रेजेडियन है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करिएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्लासिकल पीरियड होमरिक पीरियड के नाम से और हीरोइक पीरियड के नाम से होमर के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में दोस्तों जो लिटरेचर था सो ज्यादातर लिटरेचर ओरल लिटरेचर था, ओरल लिटरेचर। लेकिन दोस्तों आपके होमर ने ऐसा कहा जाता है कि शायद ये जो वर्क है होमर ने लिखे हैं। अब शायद नहीं, अब आप ये कह दीजिए कि हां ये दोनों एपिक पोयम इलियाड एंड ओडिसी किसने लिखा है दोस्तों, तो इलियाड और ओडिसी होमर ने लिखा है। बात करूंगा मैं दोस्तों इलियाड की। सो इलियाड जो वर्क है ILIAD, तो दोस्तों ये जो वर्क है ना ये बेस्ड है एक्लीस गाइस, द ग्रीक वॉरियर और ट्रोजन वॉर गाइस जो ट्रॉय का हुआ था उस पर बेस्ड है। हेलेन, ग्रीक, वो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, एथेंस के साथ एसोसिएटेड है।
ओडिसिस की बात करूं दोस्तों तो ओडिसिस यूलिसिस के साथ एसोसिएटेड है। ओडिसिस को ही हम यूलिसिस बोलते हैं अंग्रेजी में। और दोस्तों यूलिसिस जैसी पोएम जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी, जेम्स जॉयस ने एक यूलिसिस नाम का नॉवल भी लिखा है। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, हम कई बार जब एस्किलिस और यूलिसिस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्यों? क्योंकि एक्लीस और यूलिसिस दोनों अलग हैं। ये दोस्तों दो बैरियर हैं। एक कहां से है दोस्तों? एक इथाका से है, और एक एथेंस में किसकी तरफ से लड़ रहा था? एगमेम्नोन की तरफ से दोस्तों। तो अब आपको समझ में कुछ चीजें जरूर आई होंगी। दोस्तों ये होमरिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय होमर ही प्रोमिनेंट पोएट थे। और आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि जो एपिक और महाकाव्य की राइटिंग है, एपिक राइटिंग इज नोन एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। चाहे वो आप रामायण देखें, महाभारत देखें, या फिर दोस्तों एपिक ऑफ गिलगमेश देख लें, सुमेरियन एपिक, या फिर बीवुल्फ इंग्लिश के एपिक को देख लें। तो दोस्तों एपिक राइटिंग जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो दोस्तों आप होमरिक पीरियड को समझ गए होंगे, और होमरिक पीरियड को हम 1200 से लेकर के 800 BCE के टाइम पीरियड को होमरिक पीरियड कंसीडर करते हैं। और इनके दो वर्क होमर के याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये होमर का यही वो वर्क है जिसने पैराडाइज लॉस्ट को इन्फ्लुएंस किया। बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेट किया होमर के इलियाड एंड ओडिसी को। अब दोस्तों मैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि चैपमैन्स होमर ट्रांसलेशन जिसको जॉन कीट्स ने पढ़ा था, तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो क्लासिकल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना क्लासिक, मतलब क्लासिकल म्यूजिक के हम लवर हैं या क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं, तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं कुछ सेंसिबिलिटी देते हैं। वैसा ही इधर भी था। अब मैं बात करूंगा दोस्तों क्लासिकल ग्रीक पीरियड की। दोस्तों ये वाला जो पार्ट था क्लासिकल और हीरोइक पीरियड और होमरिक पीरियड, ये भी दोस्तों ग्रीक के साथ एसोसिएटेड है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्लासिकल ग्रीक पीरियड, ये भी दोस्तों ग्रीक के साथ ही एसोसिएटेड है। दोस्तों जो होमरिक पीरियड है वो 800 BCE में एंड हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने देखा कि क्लासिकल ग्रीक पीरियड में बहुत सारे क्रिटिक्स और प्ले राइट्स दोस्तों, और एक फेबल्स के राइटर भी आ गए इस टाइम पीरियड में। दोस्तों मैं इनके नाम बताना चाहूंगा आपको। प्ले राइट्स में अगर हम नाम ले तो दोस्तों एस्किलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज, तीन नाम आते हैं दोस्तों आपके लिए। प्लीज याद रखिएगा, एस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज। दीज आर नोन एज द थ्री ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियन, जिनको हम कहते हैं तीन महान ग्रीक ट्रेजेडियन। क्योंकि दोस्तों एथेंस में जो गेम्स होते थे, तो वहां पर इन ट्रेजेडीज को क्या किया जाता था? परफॉर्म किया जाता था। तो एस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज के बारे में दोस्तों आप याद रखेंगे कि ये तीन प्ले राइट्स थे, ग्रीक प्ले राइट्स, जो किसके लिए लिखते थे दोस्तों, किस टाइम पीरियड में? तो आपको पता है कि जो एथेंस में गेम होते थे, और ग्रीक गॉड डायनासिस के लिए गए, जो गॉड ऑफ फर्टिलिटी जिसे कंसीडर करते हैं, उनकी पूजा में ये लिखे जाते थे दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड में आपने एक और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने कई बार सुना भी होगा। दोस्तों आपने एसप का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मुझसे सुन लीजिए। दोस्तों एसप की फेबल्स बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, या फिर आपने आंट एंड ग्रास ओपर जैसी स्टोरी अगर आपने सुनी है, तो यस दोस्तों बिल्कुल आप सही जान रहे हैं। आंट एंड ग्रास ओपर गई, सो एक चींटी थी और एक ग्रास ओपर यानी कि एक टिड्डा था। और दोस्तों इसकी कहानी को बहुत मोरल वे में प्रेजेंट करने का काम किया था एसप ने। सो दोस्तों एसप एक फेबल राइटर थे ग्रीक के, जो छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कहानियां, जैसे आपने पंचतंत्र की कहानियां, हितोपदेशा जैसी कहानियां संस्कृत में सुनी है, वैसे ही दोस्तों एसप जो थे वो ग्रीक के थे और बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको होमर यहां पर बताया था। होमर ने एपिक के साथ साथ मॉक एपिक भी लिखा है, जिसका नाम है द फ्रॉग एंड माइस। दोस्तों इस पर मैंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाया था, वो अनअकैडमी पे शायद मैंने पढ़ाया था आप सबको।
अब दोस्तों यहां पर हम जान लेते हैं, ये सब के बाद हम जानेंगे अब प्लेटो के बारे में। दोस्तों आपने प्लेटो का नाम जरूर सुना होगा, और प्लेटो एक ऐसे इंसान थे दोस्तों जो हमेशा और हमेशा आइडियल की बात करते थे। आइडियल मतलब आदर्श। और जो लोग आदर्श की बात करते हैं दोस्तों, तो वो आपको पता है कि आदर्श या आदर्शवादिता स्थापित कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो शायद प्लेटो ये बात भूल गए थे। प्लेटो ने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है रिपब्लिक। और दोस्तों इस रिपब्लिक में इन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया है? होमर के इलियाड को क्रिटिसाइज किया है। और एक्लीस को इन्होंने वॉर मोंगर कहा है। वॉर मोंगर कि जो खून का प्यासा हो, देखते किसी का कत्लेआम कर दे, किसी को मार दे। तो दोस्तों ये जो प्लेटो है, रिपब्लिक में इन्होंने एक आइडियल स्टेट की कल्पना की है, इमेजिनेशन की है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। सो देन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, पोएट शुड बी बैनिस्ड फ्रॉम एन आइडियल स्टेट। और पोएट कौन थे दोस्तों? वो होमर थे जिन्होंने एपिक लिखा था दोस्तों। इसके बाद प्लेटो के ही दोस्तों एक शिष्य थे, डिसाइपल, जिनका नाम है एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने दोस्तों लिखा था कौन सा वाला वर्क? तो एरिस्टोटल ने लिखा था दोस्तों पोएटिक्स। और पोएटिक्स में अपने गुरु प्लेटो की जो बातें थी, इन्होंने कहा था कि प्लेटो ने कहा था पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। और इन बातों को डायरेक्टली दोस्तों समझ लीजिए कट कर दिया किसने? एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल ने कहा कि पोएट्री यानी कि ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पज? तो इन्होंने कहा कथारसिस, कथारसिस इज द मेजर पर्पज। ही सेड arousing proper purgation of these emotions through pity and fear, arousing proper purgation of these emotions. So एरिस्टोटल की ट्रेजेडी की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया, वो भी सोफोक्लीज के प्ले जिसका नाम है ओईडीआईपीयूएस, एडिपस, पीयूएस, एडिपस रेक्स और एडिपस द किंग। और यहीं से दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने एडिपस कॉम्प्लेक्स जैसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की परिकल्पना भी की। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर के आपके लिए क्लासिकल ग्रीक पीरियड के बारे में। प्लेटो के बारे में जाना आपने, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा और पोएट्स के बारे में कहा कि उन्हें एक आदर्श साम्राज्य से बाहर भेज दिया जाना चाहिए। प्लेटो जो दोस्तों शिष्य थे वो थे किसके? सोक्रेटिस के, यानी सुकरात के शिष्य थे। और प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको 3 ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियंस के बारे में इंट्रोड्यूस किया, एस्किलिस, यूरिपिडीज और सोफोक्लीज। एक चीज दोस्तों और याद रखिएगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज, है ना गाइज? सो देन आपको आंसर करना होगा एस्किलिस इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। अब दोस्तों आपने देखा कि यहां पर पोइट्री, क्रिटिसिज्म और प्लेज, लेकिन एक बात यहां पर आपको और भी ध्यान देने लायक है। एपिक राइटिंग और पोइट्री राइटिंग को एक ही माना जाता था, उस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं आपसे। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्लासिकल ग्रीक पीरियड के बाद हम रोमन पीरियड के बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों आपने रोमन्स के बारे में जरूर सुना होगा, और जब आप इंग्लिश लिटरेचर या किसी लिटरेचर को पढ़ते होंगे तो वहां पर पहले आपके लिए होमर, और इसके बाद दोस्तों एरिस्टोटल, प्लेटो एंड ऑल का नाम आता है, और इसके बाद आ जाता है नेम जैसे वर्जिल का, हॉरेस का, क्विंटलिन का गाइस। तो ये जो दोस्तों फिगर्स हैं, ओवेड, या फिर दोस्तों आप बात करें जिन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट दिया, सेनेका, या फिर दोस्तों आप बात करें प्लॉटर्स एंड टेरेस जिन्होंने कॉमेडी का कॉन्सेप्ट दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो रोमन्स थे, इन रोमन्स ने ग्रीक्स को इमिटेट किया। रोमन लिटरेचर, यस गाइज ये देखिए आप अपनी स्क्रीन में, रोमन लिटरेचर वाज अडेप्ट टू द ग्रीक्स, मोर स्पेसिफिकली एथेंस। बहुत सारी दोस्तों इंस्पिरेशन लीन होने, है ना? और जो दोस्तों पावर था सो वो ग्रीक से, पावर ऑफ कल्चर एंड ऑल, वो रोम शिफ्ट हो चुका था।
और रोम में दोस्तों बहुत सारे ग्रेट ऑथर्स हुए, जिनमें से अगर मैं नाम लूं तो दोस्तों ये देखिए, मैं भी आपके लिए क्लिक करता जा रहा हूं। प्लॉटस दोस्तों कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, टेरेंस कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, ओविड एक पोएट थे जिन्होंने लिखा है मेटामॉर्फोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। हां दोस्तों एक और वर्क है मेटामॉर्फोसिस जो है काफका का। और इसके बाद दोस्तों हॉरेस के आर्स पोइटिका, आर्ट ऑफ पोइट्री, एज इन पोइट्री सो इन पेंटिंग जैसी बातें आपने जरूर सुनी होगी। तो दोस्तों जो हॉरेस थे वो एक रोमन थे। और दोस्तों वर्जिल के एनीड के बारे में कौन नहीं जानता। तो दोस्तों वर्जिल ने एनीड एक एपिक लिखा। तो दोस्तों अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ग्रीक से जो राइटिंग का पैटर्न है, जो कल्चर का पैटर्न है, पावर का जो पैटर्न है, सो वो रोम शिफ्ट हो चुका था दोस्तों। और इसी तरह जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो लिटरेचर में आपने देखा होगा, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो इस बात को बहुत ही अच्छे से आप जानते होंगे कि पहले हम ग्रीक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम रोमन्स को पढ़ते हैं, और उसके बाद अगर नहीं जम किया दोस्तों उसके बाद हमें फ्रेंच पढ़ना चाहिए, और उसके बाद हमें इंग्लिश पढ़ना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। तो दोस्तों आपने ये देखा कि यहां पर काफी इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे। और दोस्तों प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट होगा कि याद रखिएगा इनके वर्क्स के नेम, ओविड मेटामॉर्फोसिस, वर्जिल एनीड, और दोस्तों अगर आप देखिए प्लॉटस एंड टेरेंस जैसे वर्क, हॉरेस आर्स पोइटिका, और ये दोस्तों एक और वर्क है इंस्टीट्यूटियो ओरेटोरियो, एंड दिस इज द वर्क बाय हुम। सो दोस्तों ये है क्विंटलिन का। सो दोस्तों कुछ ऐसे वर्क थे, है ना गाइस, काफी अच्छा लग रहा होगा वैसे आपको। और इसके बाद अब हम थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे दोस्तों, और प्रोसीड करने के बाद दोस्तों हमारा जो फाइनल पीरियड आता है ये है पैट्रिस्टिक पीरियड। व्हाट डज पैट्रिस्टिक पीरियड मीन? तो दोस्तों पैट्रिस्टिक पीरियड जो एसोसिएटेड होता है क्रिश्चियन राइटर्स थे। आपने नाम सुना होगा कि कौन क्रिश्चियनिटी को इंग्लैंड में लेकर के आया था। तो दोस्तों आपको आंसर मिलता है सेंट अगस्टाइन। आपने यही आंसर आपको मिला होगा। हां दोस्तों बिल्कुल बात सही है, सेंट अगस्टाइन ही लेकर के आए थे क्रिश्चियनिटी को इंग्लैंड में। और दोस्तों इनका एक फेमस वर्क है सेंट अगस्टाइन का जिसका नाम है कन्फेशंस ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑन द ट्रिनिटी द सिटी ऑफ गॉड। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। एक और नेम आप दोस्तों याद रख लीजिए सेंट जेरोम का, और सेंट जेरोम एसोसिएटेड है ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। दोस्तों वल्गेट ट्रांसलेशन जिसे हम बोलते हैं लैटिन से इंग्लिश ट्रांसलेशन, दोस्तों किसने किया? सेंट जेरोम। अब दोस्तों ये जो आपके 4 पीरियड्स थे क्लासिकल लिटरेचर के, यहां से एक बेस बना, और इसके बाद दोस्तों अब ये जो रोमन पीरियड है, इस रोमन पीरियड को इमिटेट करेंगे इंग्लिश पीरियड वाले। दोस्तों इस चीज को आप जितना जल्दी समझ ले आपके लिए बेटर होगा। देखिए जो लिटरेचर है बेसिकली वो होमर के साथ स्टार्ट होता है, फिर ग्रीक में दोस्तों आपके प्लेटो, एरिस्टोटल एंड ऑल अदर फिगर्स भी थे जैसे आपके ट्रेजेडियंस, एस्किलिस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज। और दोस्तों ग्रीक के बाद रोम शिफ्ट हो जाता है, और रोम के बाद दोस्तों फ्रांस शिफ्ट होता है, और फ्रांस के बाद इंग्लैंड। लेकिन दोस्तों हम फ्रांस को अवॉइड करके ज्यादातर लर्न करते हैं, सो हम लर्न क्या करते हैं? ग्रीक, रोम एंड इंग्लिश। तो इसीलिए दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जो आप हिस्ट्री की बुक्स उठाते हैं तो वहां पर ग्रीक लिटरेचर के बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है, वहां पर रोमन लिटरेचर के बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है, और फिर आप हो जाते हैं कंफ्यूज, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। तो अब आज से मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों लास्ट में एक मुझे लगता है कि कई बार हमें इन चीजों में भी कंफ्यूजन हो जाता है। दोस्तों एडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? जैसे हम बोल देते हैं ना यस, मान लीजिए लिख दिया 1354 सेंचुरी एडी है ना, एडी लिख दिया। तो दोस्तों एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। सो इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ओके, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। और इसके बाद दोस्तों बीसी का क्या मतलब है? सो बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट,
और इसके बाद दोस्तों सीई का क्या मतलब है? सीई का मतलब है कॉमन और करंट एरा, यानी कि जो अभी चल रहा है। और इसके बाद दोस्तों बीसीई आता है, सो बिफोर द कॉमन और करंट एरा। सो दोस्तों ये एब्रीविएशन है और इनका मतलब ये है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो अगला वीडियो होगा मेरा वो होगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड पर, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले आपको क्लासिकल पीरियड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये जो पीरियड था ये ग्रीको रोमन पीरियड रहा, है ना दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लास्ट में दोस्तों, आप मेरा मोबाइल नंबर देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं अभी लिखे दे रहा हूं दोस्तों, ये है मेरा मोबाइल नंबर। मुझसे जुड़ने के लिए, यूपी टीजीटी या पीजीटी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, यूजीसी नेट इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स नोट्स एंड ऑल के लिए दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं यूजीसी नेट के लिए। और टीजीटी और पीजीटी के लिए आप मेरे इस नंबर 9125090515 पर मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों आप ले सकते हैं मुझसे पेड नोट्स और पेड क्लासेस भी टीजीटी और पीजीटी के लिए। और यूजीसी नेट के लिए दोस्तों अनअकैडमी पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इतना अच्छा कंटेंट दूंगा आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए कि रियली दोस्तों आप देख करके हैरान होंगे, और साथ में पढ़ने के बाद दोस्तों आपकी जो सक्सेस है वो श्योर हो जाएगी। दोस्तों मैं जानता हूं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मे बी बहुत सस्ता प्रोवाइड कर दे, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर दे, बट लेकिन मैं आपको बता दूं नॉलेज बहुत जरूरी चीज होती है। पैसा तो आप कहीं पर 500 देंगे, किसी को 2000 देंगे, किसी को 1000 देंगे, किसी के लिए कुछ और दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों नॉलेज सबसे बड़ी चीज है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस में जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता बट स्टिल वाह सर क्या आप पढ़ा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड थिंग गाइस। लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट देन सक्सेस आती है, ऐसे ही सक्सेस नहीं आती। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप अपना तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।